पुंछ में नार्को टेरर को लेकर छापेमारी, एक साथ 4 जगहों पर की कार्रवाई। रफी लाला की निशानदेही पर की गई छापेमारी। जम्मू में राउंड टेबल डिस्कशन का आयोजन, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने लिया भाग। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर हो रही चर्चा। और गांव सर्जन के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया प्रशासन। पीड़ितों को रहने के लिए कठुआ प्रशासन ने दी 5-5 मरला जमीन। 19 जुलाई को बादल फटने से जमींदोज हुए थे गांव में 2 मकान। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको पुंछ लिए चलेंगे और पुंछ में किस तरह से इन्वेस्टिगेशन टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं और क्या कुछ कार्रवाई चल रही है वो आपको दिखा देते हैं। पुंछ में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नार्को टेरर को लेकर 4 जगहों पर बड़ी कार्रवाई की है और एसआईए ने नार्को आतंकी जो कि यहाँ पर रफी लाला हैं उनकी निशानदेही पर यह छापेमारी की है। इससे पहले नौशहरा में यहाँ करोड़ों रुपए की हीरोइन बरामद की गई थी और जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नार्को टेरर को लेकर एक साथ 4 जगहों पर छापेमारी की गई। तो टीम ने नार्को टेरर में शामिल हुए रफी लाला को साथ लेकर यह कार्यवाही की है और सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए तो यहां पर एसआईए की टीम को नशे की बिक्री की जानकारी मिली थी और उसके बाद स्थानीय पुलिस टीम के साथ यहां कार्यवाही करते हुए नजर आई। आज एक बड़ी कार्रवाई की गई। आपको यह भी बताते चले कि कल सुरक्षा बलों ने नौशहरा सब डिवीजन के झांगड़ इलाके में नियंत्रण रेखा पर नशीले पदार्थों की तस्करी को नाकाम करते हुए 8 किलो 960 ग्राम हीरोइन यहां पर बरामद की थी। और ये कोई पहला मामला नहीं है कि जो जिला पुंछ के अंदर इस तरह से नार्को टेररिज्म से जुड़ता नजर आया हो। इससे पहले भी कई लोग यहां पर नार्को टेररिज्म को लेकर गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें छोटी छोटी बच्चियां भी जो है वो देखी गई थी और इन बच्चियों के पास से भी हीरोइन जो है वो बरामद की गई थी। फिलहाल आपको ये बताते चले कि यहां पर तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ते हुए पहले ही नजर आए थे। पुलिस की तरफ से भी एक बड़ा दावा पेश किया गया था कि सीमावर्ती इलाका होने का यहां पर पूरा फायदा पाकिस्तान उठाता नजर आ रहा है और जम्मू कश्मीर को किस तरह से खोखला किया जाए उसे मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी नाकामयाब जो कोशिश है वो पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन एसआईए की टीम आज जिला पुंछ के अंदर पहुंची, अलग अलग जगहों पर छापेमारी यहां पर की गई है। किन किन लोगों के साथ बातचीत हुई है, क्या कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं, दस्तावेज किस तरह से वहां पर खंगाले गए हैं और जो कार्यवाही की गई है अब वहां पर क्या कुछ चल रहा है। सनी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सनी, ताजा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है वहां पर। आज सुबह एसआईए की टीम पहुंचे ही पहले ही पुलिस स्टेशन में चली गई। उसके बाद जब वहां से निकली तो पुलिस हमने देखा कि रफी लाला जो है वो उसके साथ में था और रफी लाला को लेकर 4 जगहों पर एसआईए ने जो है वो रेड की है। कन्हैया के अंदर एक जगह रेड किया, उसके अलावा 3 जगह पुंछ के अंदर जो है वो रेड की है। कहाँ कहाँ रफी लाला जो है वो रुका था, कहाँ कहाँ रफी लाला ने अपना बोरी बिस्तर जो है वो रखा था, उसको लेकर जो है 4 जगहों पर जो है वो छापेमारी जो है एसआईए की तरफ से की गई है और अभी भी वो छापेमारी जो है कौन कौन सी जगह पर ये छापेमारी हुई है सनी? जी बिल्कुल आशा, एक कन्हैया में मदरसा है वहां पर जो है वो छापामारी जो है वो की गई है, वहां भी कई देर तक पूछताछ जो है वो की गई है। उसके अलावा पुंछ सिटी के अंदर 3 ऐसी शॉप थी जहां पर एसआईए ने रेड किया और वहां पर भी जो है अभी भी पूछताछ जो है वो चल रही है। रफीक लाला आशा वो शख्स है जिसके घर से करोड़ों रुपए नकदी कैश और कुछ पाकिस्तान की सिम और कुछ अन्य सामान जो है वो हिरासत में लिया गया था और उसके बाद रफीक लाला को जेल में डाल दिया गया था और आज देखा गया है कि रफीक लाला को अपने साथ एसआईए की टीम जो है 4 जगहों पर जो है वो लेकर गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रफी लाला का भी कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से जुड़ता नजर आएगा बाद में, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इसी तरह से तस्करी की घटनाएं वहां पर देखी गई हैं जिसमें छोटी छोटी बच्चियां भी संलिप्त पाई गई थी। जी बिल्कुल आशा, आपको बता दूं कि जिस तरह से रफी लाला के घर से कुछ सिम कार्ड और उसके अलावा अन्य सामान जो है वो हिरासत में लिया गया था, तो ऐसा लग रहा था कि रफी लाला जो है उसके संपर्क जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अब
आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि रफी लाला के साथ और कौन कौन से लोग जो हैं वो काम कर रहे थे। जिस तरह से रफी लाला को बार बार एसआईए की टीम हो या पुलिस की टीम हो वो पूछताछ जो है वो कर रही है। पिछले कई महीनों से रफी लाला जो है वो जेल के अंदर बंद है। इससे पहले हमने देखा था कि एसआईए की टीम रफी लाला को अपने साथ जो है जम्मू ले गई थी और उसके बाद आज रफी लाला को फिर एक बार पुंछ लाया गया है और रफी लाला को उन जगहों पर लेकर गई है जहां पर रफी लाला रुका था या रफी लाला ने इन दुकानों पर इन जो शॉप्स हैं वहां पर कुछ सामान जो है वो रखा था, उनके नाम जो है वो नोट किए गए हैं और उनसे भी पूछताछ चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सनी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नार्को टेररिज्म को लेकर जिला पुंछ के अंदर एक बड़ी कार्रवाई, जिसमें पूरी तरह से आप देखिए कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश की गई है, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी अभी तक कोई देखी नहीं गई है। रफी लाला को मद्देनजर रखते हुए छापेमारी के सिलसिले को शुरू किया गया है और अब देखना ही होगा कि जिला पुंछ के बाद और कहां पर एसआईए की तरफ से यहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। चलिए, तो फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू में यहां सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस द्वारा राउंड टेबल डिस्कशन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है। तो गोलमेज बहस में यहां पर आप देखिए जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात, राज्य का दर्जा बहाली और विधानसभा चुनाव करवाने को लेकर चर्चा की गई। इस वक्त आप देखिए राउंड टेबल डिस्कशन जो है वो लगातार चल रही है, जिसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन फिलहाल इस वक्त जम्मू में सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस द्वारा राउंड टेबल डिस्कशन का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के संगठनों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हुए हैं और जो राउंड टेबल डिस्कशन हो रही है इसमें जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात, राज्य की दर्जे की बहाली और विधानसभा के चुनाव जो होने वाले हैं उसे मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी बात कहने की कोशिश की गई है। लेकिन फिलहाल नतीजा क्या कुछ निकला है, साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एमवाई तारिगामी वहां पर पहुंचे हुए हैं, हर्षदेव वहां पर पहुंचे हुए हैं और भी जितने सीनियर लीडर्स हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। शिवसेना से भी जुड़े हुए लोग, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। किस तरह से बातचीत हो रही है, इसी पर बातचीत के लिए शिल्पा ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। शिल्पा, किस तरह से डिस्कशन वहां पर चल रही है? आपको पता चले कि आज और जहां पर हर एक पॉलिटिकल के लीडर्स की बात करें, संगठन की बात करें, तो यहाँ पर लीडर्स मौजूद थे और जिस तरीके से बातचीत की गई है यानी कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से शांति जो है वो फैलाई जाए, किस तरीके से वृद्धि जो कश्मीर में हो, साथ ही साथ यहाँ साफ तौर पर ये गया है कि जब 370 यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल रहा है 370 धारा की बात करें तो जिस तरीके से 370 जो है यानी कि वो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पर कोई अच्छा फैसला जो है वो सुनाएगी, ये आशा जो है वो इन ऑल पार्टी मीटिंग में ऑल पार्टी लीडर्स को है। और साथ ही साथ जिस तरीके से बात करें कि G20 की भी बात यहाँ पर की गई कि G20 जो है वो कश्मीर घाटी में देखने को मिला। आखिरकार जम्मू में G20 जो है वो क्यों नहीं करवाया गया, जहाँ पर ट्रेडर्स की भी बात की गई थी, यहाँ पर ट्रेडर्स जो है यानी कि दरबार मूव जो पहले देखने को मिलता था वो भी बंद करवाया गया, जहाँ पर ये साफ तौर पर कहा गया कि बेरोजगारी की बात करें जहाँ पर बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि जो नया जम्मू कश्मीर होगा उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी, शांति देखने को मिलेगी, रोजगार देखने को मिलेगा। इसको लेकर भी कई सारे सवाल। शिल्पा, जरा ये बताइए कि जिस तरह से गुप्कार गठबंधन की बात हो रही है, सीपीआईएम के नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, शिवसेना से भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, हर्षदेव वहां पर बैठे हुए हैं और साथ ही साथ अलग अलग संगठनों से लोग वहां पर बैठे हुए हैं। पूरी राजनीतिक पार्टियां एकजुट नहीं हुई है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संगठन है और कुछ राजनीतिक दल हैं। किस तरह से इस बैठक को देखा जाए? माफ कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। किस तरह से इस बैठक को देखा जाए शिल्पा, क्योंकि गुप्कार गठबंधन के अंदर सीपीआईएम के नेता भी मौजूद रहते हैं हर एक बैठक में, लेकिन आज उनके साथ यहाँ पर सीनियर लीडर कोई भी मौजूद नहीं है। देखिए, हर एक संगठन की लीडर की बात करें, पार्टी की लीडर की बात करें तो हर किसी ने ये आवाज उठाई है और हर किसी ने ये कहा है कि अब हम जो है वो एक साथ लड़ाई लड़ेंगे और तब जाके जम्मू कश्मीर में जो है वो वृद्धि आएगी, जम्मू कश्मीर में जो है वो शांति आएगी। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा जो है वो दावे कर रही है वो साफ तौर पर विफल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनका कहना है कि जो पुराना जम्मू कश्मीर था वही जम्मू कश्मीर जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि नए जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बात की गई थी वृद्धि, शांति की, रोजगार की, वो साफ तौर पर कहीं भी
नजर नहीं आ रही है, जहां पर कई सारे यहाँ पर सवाल भी उठाए गए और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ऑल पार्टी लीडर्स की बात करें, इनका ये कहना है कि हम एक साथ लड़ेंगे और आने वाले समय में यानी कि जब चुनाव होंगे 2024 में तो जम्मू कश्मीर से भाजपा को जो है वो लखन पार करवाएंगे। चलिए, मतलब कि लखनपुर पार करवाने की बात यहाँ पर भाजपा के लिए हो रही है, लेकिन फिलहाल देखना ये होगा शिल्पा कि किस तरह से अन्य संगठन और राजनीतिक दल जो कुछ यहाँ पर राउंड टेबल डिस्कशन कर रहे हैं, इनका क्या कुछ रिजल्ट सामने आएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि ग्राउंड से इस वक्त हमारी संवाददाता शिल्पा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। जो आप देखिए राउंड टेबल डिस्कशन यहाँ पर हो रही है, अलग अलग राजनीतिक दल पहुंचे हुए हैं, जितने भी संगठन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन आपको ये बताते चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और पीडीपी इससे बाहर नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से बिगुल जो है वो अब विपक्षी पार्टियां यहाँ पर बजाती हुई नजर आएंगी। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जिला कठुआ लिए चलेंगे और कठुआ से भी इस वक्त जो खबर सामने आई है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि राहत भरी खबर ही इसे कहा जाएगा, जहां पर जिला कठुआ की बनी में 19 जुलाई की सुबह बादल फट जाता है और फटने पर यहां आप देखिए भूस्खलन किस तरह से पेश आता है, जिसमें 8 लोगों की मौत बताई गई थी। और इस दौरान गांव सुरजन में 2 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए थे और इसके बाद प्रशासन ने पहले उन्हें राशन, सहायता राशि और कपड़े मुहैया करवाए थे। अब एसडीआरएफ ने यहां पर कठुआ प्रशासन के सहयोग से 4 पीड़ित परिवारों को 5-5 मरला जमीन यहां पर आप देखिए दिलवाई गई है और रहने के लिए टेंट भी यहां दिए गए थे। हालांकि ये भूमि पीड़ित परिवारों को अस्थायी तौर पर अलॉट की गई है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एक बड़ी राहत इन लोगों के लिए जरूर से माना जाएगा। 8 लोगों की मौत का मामला देखा गया था और इस बीच में 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिन लोगों को राहत दिलाने के लिए 5-5 मरला जमीन दी गई है, लेकिन अस्थायी तौर पर दी गई है। रंजीव मेहता ने हमारे साथ ज्वाइन किया। रंजीव, एक बड़ी राहत ही कहा जाएगा, लेकिन 5 मरला जो जमीन दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ अस्थायी तौर पर दी गई है। बिल्कुल आशा, मैं बताऊं कि ये जो बंडी में 19 जुलाई को आपदा के दौरान वहां पर बादल फटने और भूस्खलन के बाद 2 जो रिहायशी घर थे और जो पैदल चल रहे थे लोग, वो लोग चपेट में आ गए थे। 4 परिवारों के 8 लोगों की मौत हुई थी। उनको लेकर उनके घर भी तबाह हुए। उनको लेकर प्रशासन की तरफ से इनको फौरी तौर पर राहत देने के साथ राशन मुहैया करवाया गया। फौरी तौर पर वहां पर 50-50 हजार रुपए की इमदाद भी दी गई। उसके बाद अभी कल जो जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम के डिवीजन के एसडीएम को एक निर्देश दिए गए कि इनको किसी अस्थायी जगह पर प्लाट आवंटित किए जाए 5-5 मरला के, और इनको टेंट वगैरह दिए जाए और राशन दिया जाए, जहां पर ये लोग अस्थायी तौर पर, क्योंकि इनके आशियाने बादल फटने से पूरी तरह जमींदोज हो गए थे। इनके पास रहने तक की जगह नहीं थी। ये लोग खुले आसमान में जीवन बिताने को मजबूर हो रहे थे। क्या लगता है रंजीव की इस तरह से जो मदद यहाँ पर फराहम कराई गई है लोगों को, एक राहत की खबर जरूर है, लेकिन इन्हें परमानेंटली तरीके से सेटल किया जाना बहुत जरूरी था? हाँ, इस संबंध में मेरी अभी बात एसडीएम बनी सतीश शर्मा से हुई, तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल अस्थायी तौर पर हम जिला प्रशासन की तरफ से जो निर्देश आया उसी के मुताबिक दी गई है। जो स्थायी 5 मरले के प्लॉट का बात है स्थायी तौर पर देने हैं, वो गवर्नर एलजी साहब के निर्देश पर ही होगा, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया हुआ है। जिस तरीके से वो फॉर्मेट अभी बन रहा है, जिस तरह का फॉर्मेट बनेगा उसी के तहत जमीन जो है वो अलॉट की जाएगी, क्योंकि इनको फौरी राहत की बहुत जरूरत थी। इसलिए इनको स्थायी जमीन जो है 5-5 मरले की वो दे दी गई है, क्योंकि ये इनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी, क्योंकि काफी पीड़ित परिवार है। इनके लिए एसग्रेशिया की रकम का है, उसका भी एक केस जो है अलग से बनाया जा रहा है। आपको नहीं लगता रंजीव की जिस तरह से इन लोगों को राहत दी गई है उसी तरह से किसानों को भी राहत देने की जरूरत है, और भी जिन लोगों को मुआवजे के तौर पर पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है उन लोगों को भी राहत देने की जरूरत है? मेरा मानना है जिन लोगों की जमीनें कटाव की वजह से चली गई हैं उन्हें भी राहत देने की जरूरत है। आशा, मेरा मानना यह है कि ये जो प्राकृतिक आपदा में जिन लोगों का नुकसान होता है, चाहे जमीन का हो, घर का हो या अन्य कोई जान माल का नुकसान होता है, उन सबको फौरी राहत सरकार की तरफ से देनी चाहिए और बिना भेदभाव के देनी चाहिए, क्योंकि वह लोग इतने दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन कुदरती मार उनको लगती है, आपदा की मार से वो झेल रहे होते हैं। उस दौरान सरकार ही उनका सबसे बड़ा सहारा है। अगर सरकार ईमानदारी से काम करे, किसान हो चाहे कोई मजदूर हो चाहे कोई गरीब हो,
सबको राहत जो है वो मिलना जरूरी है। चलिए, मतलब कि सिर्फ जिला कठुआ के अंदर ही लोग नहीं थे जिन्हें राहत दी जानी चाहिए थी, अलग अलग जिलों के अंदर भी यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें राहत की जरूरत है, वहां पर भी गौर फरमाने की जरूरत थी। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बताते चले कि जिला रामबन, डोडा, कठुआ, सांबा, उसके साथ साथ किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी और अखनूर में भी अगर आप देखें तो काफी कटाव वहां पर भी हुआ था चिनाब दरिया की वजह से, और उन सारे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, किसानों को भी चिन्हित करने की जरूरत है जिन लोगों को इस वक्त राहत की जरूरत है, राहत पहुंचाने की वहां पर भी बहुत बड़ी जरूरत है, इसलिए एलजी प्रशासन को भी गौर फरमाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर में निकाय चुनावों की प्रक्रिया का शुभारंभ हो गया है और जम्मू और श्रीनगर नगर निगम के साथ ही 75 नगर परिषद और नगर पालिका के लिए मतदाता सूची बनाने का काम 1 अगस्त से शुरू होगा। 1 जुलाई को 18 साल की आयु पूरी करने वाले मतदाता यहां पर बन सकते हैं और 25 अगस्त को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ये अधिसूचना मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद यहां सियासी दलों में हलचल शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी पीके पोल और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि यहाँ पर पूरी जानकारी वो देते हुए नजर आए हैं और पीके पोल की तरफ से ही ये बताया गया है कि किस तरह से अधिसूचना यहाँ पर जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार अगर बात की जाए तो ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। तो फिलहाल इस वक्त आप 1 अगस्त को जम्मू कश्मीर में किस तरह से नए वोटर कार्ड बनने जा रहे हैं। 2 नगर निगम और 75 निकायों की अधिसूचना यहां पर जारी कर दी गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से ये पूरी तरह से अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। लेकिन फिलहाल इस वक्त राहत भरी खबर ही इसे कहा जाएगा। जो बच्चे इस वक्त 18 साल अपनी आयु पूरी कर चुके हैं उनका नाम वोटर लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएगा और वो भी अपना वोट जो है वो डाल सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त आप देखिए एक बड़ी राहत के साथ साथ अब चुनौतियां नगर निगम के लिए भी रहेंगी और पार्षदों के लिए भी रहेंगी कि अगर चुनाव होते हैं तो किन मुद्दों को लेकर जमीन पर वो यहां उभरते नजर आएंगे, किस तरह से अपनी पैठ बनाते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि यहां पर पार्षदों की तरफ से क्या कुछ काम किया गया है, ये पूरा रिपोर्ट कार्ड यहां पर अब तय करेगा कि जीत किस तरह से किस पार्टी के नाम रहेगी, किसके पाले में गेंद जाएगी। लेकिन फिलहाल निर्दलीय पार्षद भी बहुत तरीके से काम करते हुए नजर आए हैं। दावे हर किसी की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना ही होगा कि चुनावों की प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई है, लेकिन चुनाव किस तरह से होंगे। अनिल ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। अनिल, एक तरफ आप देखिए लोकसभा के चुनावों को लेकर बात हो रही थी और दूसरी तरफ पंचायती चुनावों को लेकर बात हुई, लेकिन अब खबर ये आई है कि नगर निगम के भी चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए अधिसूचना यहां पर जारी कर दी गई है। किस तरह से देख रहे हैं और ग्राउंड पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, कितनी हलचल देखी गई है पार्षदों में? राजेंद्र शर्मा से हुई थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी तरफ से तैयारियां जो है वो पूरी तरह से हैं, मगर वहीं पर पार्टियों की बात करते हैं तो पार्टी स्तर पर अगर हम बात करते हैं भाजपा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अन्य पार्टियां हालांकि ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि एक तरफ अगर देखा जाए कि पार्टी बेस पर चुनाव हो या फिर नॉन पार्टी बेस पर चुनाव हो। हालांकि अभी तक जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है पार्टी की तरफ से, हालांकि भाजपा हो या फिर इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं विपक्षी पार्टियों की, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष से प्रतिक्रिया देखने को मिली है उन्होंने साफ जाहिर किया है कि नॉन पार्टी बेस जो है म्युनिसिपल के चुनाव होने चाहिए। और कुछ दिन पहले मेरी आरएसडी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ जाहिर किया है कि सिर्फ जनता को लुभाने के लिए जो है इस समय हालांकि भाजपा जो है वो अपनी जमीन खो चुकी है, तो इसलिए जो है इस तरह की जो है गड्ढे अपनाने की कोशिश कर रही है। कभी अनिल, इसके साथ ही पार्षद किस तरह से जमीन पर उतरेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, बिजली पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, पेंशन योजनाएं जो चलाई गई है वो जमीनी सतह तक नहीं पहुंची है। क्या लगता है किस तरह से सामना किया जाएगा पार्षदों की तरफ से? और विपक्षी जो पार्षद हैं वो तो पहले से ही हमलावर हैं। देखिए, सरकार की बात करते हैं तो सरकार के बड़े बड़े दावे जो है वो अब जमीनी सतह पर जो है विफल होते हुए नजर आए हैं। हालांकि कुछ मायनों में अगर देखा जाए तो सरकार के वो दावे जो है वो जमीनी सतह, मगर कई जगहों की बात करते हैं, जिस तरह से जम्मू की बात करते हैं, विपक्ष ने ये सवाल उठाया था ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। तो कल ही मेरे जो है मेयर की बात करते हैं तो साफ तौर पर हुई थी और उन्होंने ये साफ इल्जाम लगाए हैं कि जो निकाय पार्षद हैं वो इस पर काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर अब जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करते हैं निकाय चुनावों को लेकर तो वो भी सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। विपक्षियों की बात करते हैं, विपक्षी पार्टी, और अभी आपको बता दें कि एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि
कि जिसमें विपक्ष जो है आज जम्मू के प्रेस क्लब में राउंड टेबल कर रहा है और एक बड़ी डिस्कशन चल रही है अनुच्छेद 370 को लेकर, जिसमें कई सारी पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, शिवसेना हो, या फिर इसी के साथ बात करते हैं अन्य विपक्षी पार्टियां, तो आज राउंड टेबल टॉक करती है नजर आ रही है। हालांकि इसमें प्रमुख चेहरे जो है, प्रमुख चेहरों की बात करते हैं। ठीक है अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल नगर निगम के जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए अधिसूचना यहाँ पर जारी कर दी गई है। राउंड टेबल को लेकर भी बात कर रहे हैं। जिस तरह से बताया जा रहा था कि विपक्षी पार्टियों में से कुछ पार्टियां नदारद दिखाई दे रही हैं, लेकिन अनिल कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी भी उसके अंदर मौजूद है। लेकिन खैर देखना ये होगा कि किस तरह से वो डिस्कशंस यहाँ पर चल रही होंगी। लेकिन अधिसूचना जो जारी करने की बात कही गई है उसमें साफ तौर पर विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से स्टंट यहाँ खेलती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि फायदा भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से वो अपना काम कर रही है लगातार विपक्ष हमलावर है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको एक बार फिर से मुगल रोड की तरफ लिए चलेंगे। यहाँ पर आप देखिए एक बार फिर से भूस्खलन देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, इस वक्त आप देखिए मुगल रोड पर फिर से भूस्खलन हो गया है। भूस्खलन की चपेट में आने की वजह से काफी परेशानी, भूस्खलन के कारण मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। बारिश के बाद पोशाना के अंदर ये लैंडस्लाइड हुई है। पोशाना इलाका है जहां पर ये लैंडस्लाइड हुई और यातायात बहाल करने में पूरी तरह से प्रशासनिक अमला जो है वो जुटा हुआ है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला पुंछ के सुरनकोट इलाके से आप देख रहे थे, लेकिन मुगल रोड की आपको खबर दिखा रहे हैं जहां पर भूस्खलन होने की वजह से एक बार फिर से मुगल रोड बंद कर दिया गया है और लैंडस्लाइड होने की वजह से यातायात यहां पर बाधित कर दिया गया है। बारिश की वजह से यहां पर पोशाना इलाके के अंदर लैंडस्लाइड हुई है, यातायात को बहाल नहीं किया गया है। फिलहाल आपको बताते चले कि रास्ते को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरह से डटा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने ग्राउंड जीरो से, जहां पर आप देखिए भूस्खलन हुआ है। मुगल रोड को खोलने की कवायद को तेज कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल इस वक्त परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। जहां पर 12 महीने इस रोड को खोलने की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए लैंडस्लाइड होने की वजह से पोशाना इलाके के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं आवाजाही को लेकर परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आकाश मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से काम चल रहा है वहां पर? जी अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त जो है पोशाना के मकान में एक बड़ी लैंडस्लाइड आने की वजह से सुबह 9 बजे से जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए दोनों तरफा से जो है रोक दिया गया और इस वक्त लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि ये वो रोड है जहां पे जो है लोगों को जो है मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से बात करें श्रीनगर में बेहतर मिलती है, जिससे लोग जो है ज्यादातर श्रीनगर रेफर होते हैं। उसके साथ साथ बात करते चले कि कई बार पहले भी बताया गया है मुगल रोड पे टनल की बात की गई। आज भी हमने लोगों से बात की है, वहां पे लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि आने वाले वक्त में टनल का काम शुरू होगा। ये एक ऐसी लैंडस्लाइड है, रताचम और पोशाना का एरिया जो है इसमें जो है डेली लैंडस्लाइड आती है, जिससे आम नागरिक काफी परेशान है। जी अच्छा, कब तक इस रास्ते को खोल दिया जाएगा, कितना समय लगेगा? जी अच्छा, इस हवाले से बताएं, एक मशीनरी वहां पे इस वक्त जो है कामकाज को लगी है, लेकिन बड़ी मशीनरी की वहां पे जरूरत है जो स्पार्क से बताया। अभी भी एक्सीडेंट मुगल रोड से भी बात हुई है, उनका कहना है आने वाले 1 या 1.5 घंटे तक जो है इस रोड को एक बार फिर से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। आकाश, जरा ये बताइए कि क्या स्टैंडर्ड व्हीकल इस वक्त वहां पर है या फिर रास्ता मुकम्मल तरीके से सिर्फ बंद है, आवाजाही के लिए अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया है, सिर्फ आम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ऐसा? जी हाँ, सारी व्हीकल्स जो है उसी इस वक्त उसी रोड के बिल्कुल 1.5 या 2 किलोमीटर के पीछे पर रोक दी गई है। आने वाले कुछ ही समय में इसको भी जाने की इजाजत मिल जाएगी। जी चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जितने भी गाड़ियां वहां पर रुकी हुई हैं उन्हें कुछ समय के बाद ही राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त खबर आप मुगल रोड से देख रहे थे जहां पर यातायात को बहाल नहीं किया गया है, बाधित कर दिया गया है और इस वक्त लैंडस्लाइड होने की वजह से पोशाना इलाके के अंदर ही ये बड़ी लैंडस्लाइड यहां पर हुई है, जिसकी वजह से परेशानियां लोगों को। लेकिन बताया यह जा रहा है कि जल्द से जल्द प्रशासनिक अमला जिस तरह से काम कर रहा है इस रास्ते को खोलने की पूरी कवायद की जाएगी और जैसे ही रास्ता साफ होता है उसके बाद आवाजाही की इजाजत दी जाएगी। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से परेशानी तो लोगों को झेलनी पड़ रही है, लेकिन प्रशासनिक अमला पूरी तरह से काम कर रहा है। बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।